साथियों नमस्कार। पद्मेश तेलंग आपसे संबोधित है और इस समय हम भारत की अर्थव्यवस्था के कुछ पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। आज का प्रारंभ हम करते हैं सेवा क्षेत्र से। सर्विस सेक्टर इकोनॉमिक्स में गुड्स का भी महत्व है और सर्विस का भी महत्व है, क्योंकि इकोनॉमिक सारा डीलिंग लेन देन सर्विस क्षेत्र में भी होता है। तो हम सेवा क्षेत्र को सर्विस सेक्टर की बात करेंगे। देखिए सेवा क्षेत्र क्या है। सेवा क्षेत्र में जो अमूर्त सेवाएं प्रदान करने वाली औद्योगिक इकाइयां जो हैं वो शामिल होती हैं। अमूर्त सेवा कैसे? जो खुल के बहुत फिजिकल रूप से नहीं दिख रही हैं, लेकिन उसमें जैसे वित्तीय सेवा है, बैंकिंग सेवा है, बीमा है, रियल एस्टेट है, दूरसंचार है, स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा, पर्यटन, आतिथ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, है ना। ये सारी सेवाएं सेवा क्षेत्र में आती हैं। जो सर्विस सेक्टर माल नहीं बेच रही है लेकिन सेवाएं प्रोवाइड कर रही हैं। तो सेवाओं का वर्गीकरण अगर हम करें तो दो टाइप की सेवा होती है। एक तो संपर्क गहन सेवाएं, एक गैर संपर्क गहन सेवाएं। संपर्क गहन सेवाओं में व्यापार, हॉस्टिलिटी, आतिथ्य है, परिवहन है, रियल एस्टेट है, ये आते हैं। और गैर संपर्क गहन सेवाओं में वित्तीय, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी हुआ, संचार प्रसारण, ये सारी सेवाएं आती हैं। इसमें सेवा क्षेत्र में रोजगार जो है, रोजगार का जो मामला है, रोजगार उपभोक्ता सेवा है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मनोरंजन है। इसमें व्यावसायिक सेवाएं हैं, रोजगार उससे भी मिलता है, वित्तीय है, परिवहन है। और सार्वजनिक सेवाएं हैं जिसमें सुरक्षा और संरक्षण वगैरह है। ये सारी चीजें सेवाओं में आती है। अगर हम सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास देखें तो आतिथ्य और पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म का जो स्कोप है हमारे यहाँ, विश्व में रैंकिंग में देखें तो विश्व आर्थिक मंच में का जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है, वो 2024 की जो रिपोर्ट है आतिथ्य पर्यटन में, उसमें विश्व में भारत का स्थान 39 है। तो इससे हमको विदेशी मुद्रा मिलती है। एक रियल एस्टेट देखें हम, रियल एस्टेट में जो हमारा सकल मूल्य वर्धन, जीवीए, जीडीपी की तरह ये भी होता है, सकल मूल्य वर्धन योगदान जो है रियल एस्टेट में पिछले 10 वर्षों में रियल एस्टेट ने भारत के जो जीवीए में 7% से ज्यादा का योगदान दिया, 7% से। आईटी जो है, सूचना प्रौद्योगिकी सेवा, उसकी जो अभी स्थिति है वो ये है कि इसका इस तरह की सेवाओं का भारत की जीडीपी में योगदान वर्ष 2013 में 3.2% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में 5.9% हो गया है। 2013 में इसका योगदान जीडीपी में 3.2 था और 2023 में 5.9 हो गया। वृद्धि दर थोड़ी कम है, स्कोप बहुत है आईटी क्षेत्र में। तकनीकी स्टार्टअप, टेक्निकल जो स्टार्टअप है, इसकी तकनीकी स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 2000 थी और 10 वर्ष में 2023 में लगभग 31,000 हो गई स्टार्टअप की। एक दूरसंचार सेवा की बात करें तो दूरसंचार में घनत्व बढ़ा है, मोबाइल ब्रॉडबैंड की स्पीड बढ़ी है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो रैंकिंग थी भारत की वो भी 118 से बढ़कर 118 बढ़ गई है। ये दूरसंचार की गति है हमारी। और दूरसंचार के लिए जो सरकार ने पहल की है उसमें भारत का 6G विजन डॉक्यूमेंट आया है मार्च 2023 में, जिसमें 6G टेक्निक जो है उसके विकास के लिए एक डॉक्यूमेंट है ये। और भारत 6G अलायंस से ये भी जुलाई 2023 में एक मंच के रूप में प्रारंभ हुआ था। तो सेवा क्षेत्र में भारत की कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां में जैसे स्किल्ड हमारे पास वर्कफोर्स की कमी है, बुनियादी ढांचे जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी कमी है, फाइनेंस की कमी है, क्वालिटी का कमी है और विश्व लेवल पे जो स्पर्धा है, कंपटीशन है, उसकी भी चुनौती है।
बावजूद इसके सेवा क्षेत्र में सरकारी पहल के कारण विकास हो रहा है। एक एडॉप्ट ए हेरिटेज परियोजना आई है, एडॉप्ट ए हेरिटेज। ये पर्यटन मंत्रालय ने इस योजना का शुभारंभ 27 सितंबर 2017 को विश्व पर्यटन दिवस के दिन किया था। उसके तहत और जब आगे बढ़े तो मेघराज क्लाउड प्लेटफॉर्म भी बनाया। मेघराज क्लाउड प्लेटफॉर्म भी एक सर्विस सेक्टर है। ये सर्विस सेक्टर में कुछ सुविधाएं प्रदान करता है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन है। टारगेट रखा गया था कि 2022 तक सभी गांवों में हम ब्रॉडबैंड सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे। पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया। उद्देश्य ये था कि अगले 4 से 5 वर्षों में संपूर्ण भारत में जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य का देखभाल तंत्र है, स्वास्थ्य सेक्टर में, उसको हम मजबूत करें। एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM है, जिसे 2020 में प्रारंभ किया गया था। उसका भी उद्देश्य है कि प्रत्येक भारतीय को एक विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान प्रदान करें और स्वास्थ्य का जो सेवा उद्योग है उसमें थोड़ा विकास लाएं ताकि सभी को सुलभ उपलब्ध हो सके। ये कुछ सर्विस सेक्टर की बात की थी। हम अब गरीबी की बात करें, पॉवर्टी पे। देखो, गरीबी एक ऐसी स्थिति है, कैसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर, उसके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन और मूलभूत आवश्यकताएं ही नहीं होती हैं। यानी एक मिनिमम स्टैंडर्ड जीवन का जो लेवल है, उसको जीने के लिए जो वित्तीय संसाधन चाहिए, उसको पैसा चाहिए और मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए, स्वास्थ्य की, पानी की, रहने की, शिक्षा की। ये जब जो सारी स्थिति नहीं मिलती है तब उसको गरीबी कहा जाता है। ये गरीबी किसी व्यक्ति या समुदाय की स्थिति बनती है। तो विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने कहा कि गरीबी का तात्पर्य कल्याण की स्पष्ट कमी से है, वेलफेयर नहीं है। अगर वेलफेयर में कमी है तो गरीबी है। और कल्याण का अर्थ विश्व बैंक ने ये लगाया कि उसमें व्यक्ति की आय, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, संपत्ति, आवास, समाज में बोलने की स्वतंत्रता, ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर आप कल्याण को डिफाइन करेंगे। इसके अलावा विश्व बैंक ये भी कहता है कि गरीबी का अर्थ में गरीबी में गरीबों को जो अवसरों की कमी है विकास करने की, और जो शक्तिहीनता है और थोड़ी असुरक्षा है, वो फैक्टर भी गरीबी को बढ़ाते हैं। तो भारत में जो गरीबी है, गरीबी के कुछ प्रकार हैं। एक तो पूर्ण गरीबी है, एक सापेक्ष गरीबी है। पूर्ण गरीबी तो ये है कि लंबे समय तक न्यूनतम आवश्यकताएं जो हैं उसकी, खाद्य, आश्रय, आवास, उसको ही पूरा करने के लिए न्यूनतम आय नहीं हो रही है, उसको तो पूर्ण गरीबी कहते हैं, एक लंबे समय तक। और सापेक्ष गरीबी ये होती है कि एक वर्ग की तुलना अगर जब हम दूसरी तुलना से करें तो हमको लगता है कि वो वर्ग तो अमीर है और ये वर्ग गरीबी है। तो भारत में गरीबी का आकलन कैसे करें, उसके लिए एक टर्म आई, गरीबी रेखा, पावर लाइन जिसको कहते हैं, पॉवर्टी की लाइन। गरीबी रेखा आय का वह निश्चित स्तर जो मनुष्य की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है और जिसके नीचे व्यक्ति गरीब माना जाएगा। यानी एक लाइन हमने खींची, आधार लाइन, जो तय करती है कि इस लेवल की उसके पास उपलब्धि होनी चाहिए, वित्त इनकम होनी चाहिए इतनी, ताकि वो अपनी बुनियादी जरूरत पूरा कर ले। उस लाइन के ऊपर अगर वो आ जाता है तो वो गरीब नहीं है, लेकिन उस लाइन के अगर नीचे चलता है तो उसको गरीबी रेखा कहते हैं। और उसी से बिलो पॉवर्टी लाइन का एक कंसेप्ट आया, BPL का, कि समाज का कौन सा वर्ग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो नवीन जो चरम गरीबी रेखा का स्तर है, गरीबी का स्तर, वो
हम अगर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बात करें तो $2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ये वर्ल्ड बैंक ने तय किया गरीबी का। और जो 1.90 डीलर की गरीबी रेखा को शिफ्ट किया है उसने। $1.90 पहले होता था गरीबी रेखा का आधार, और अब वर्ल्ड बैंक के हिसाब से $2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय है। तो ये वर्ल्ड बैंक की अपनी परिभाषा है। और गरीबी रेखा का आकलन कैसे करते हैं, तो स्वतंत्रता पूर्व जो गरीबी का अनुमान था वो अलग था, और उसमें 1944 की बात करें तो बॉम्बे प्लान आया है। बॉम्बे प्लान में ठाकुरदास एट अल 1944 की रिपोर्ट है। उसमें रिपोर्टर्स ने ₹75 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की गरीबी रेखा का सुझाव दिया था। यानी एक व्यक्ति यदि साल भर में ₹75 कमाए, 1944 में ये पैरामीटर दिया गया कि उसको आप गरीबी की रेखा के नीचे मानो। फिर स्वतंत्रता के बाद जो गरीबी का अनुमान हुआ तो 1962 में योजना आयोग ने गरीबी का अनुमान लगाने के लिए एक ग्रुप का गठन किया, और फिर उसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग गरीबी की रेखा बनाई। ग्रामीण के लिए बनाई ₹20 और शहरी क्षेत्र के लिए बनाई ₹25 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। ये गरीबी की रेखा के मापदंड भारत ने तय किए। अब इसमें बहुत सारी समितियां बनी। VM दांडेकर और एन रथ की एक समिति आई, अलग समिति आई, लकड़वाला समिति 1993 में आई, तेंदुलकर समिति 2009 में आई। ये सारी समितियां गरीबी का आकलन करने के लिए और सरकार को प्रस्ताव देने के लिए बनाई गई। 2014 में लेटेस्ट मोदी सरकार जिस समय आई देश में, रंगराजन समिति एक आई है जिसने गरीबी रेखा की बहुत व्यापक परिभाषा की है, और उसमें भोज्य और गैर भोज्य सामग्री उसको भी गरीबी के आकलन में शामिल कर दिया, और भोजन में कैलोरी के साथ प्रोटीन और वसा को भी शामिल किया, और गैर भोज्य जो खर्चे हैं, गैर भोज्य मतलब खाने के अलावा कपड़ा, मकान किराया, परिवहन, इसको भी शामिल किया। और गरीबी रेखा रंगराजन समिति ने 2014 में तय की कि शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹1407 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति माह ₹972 अगर ये है तो ये गरीबी रेखा है। गरीबी से संबंधित कुछ शब्दावली है। गरीबी रेखा बास्केट, गरीबी रेखा बास्केट PLB कहते हैं। ये बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो आवश्यक उत्पाद है और सेवाओं का एक कलेक्शन है, इसको कहते हैं बास्केट। तो बास्केट में ये जो आवश्यक उत्पाद है और सेवाएं उनको अगर एक बास्केट में रख दिया जाए तो उसको गरीबी रेखा बास्केट का टर्म दिया गया है। ऐसे ही गरीबी अंतर सूचकांक, गरीबी अंतर सूचकांक विश्व बैंक ने इसको डिफाइन किया कि जो गरीबी रेखा तक पहुंचने के लिए एक गरीब परिवार द्वारा आवश्यक धन की मात्रा की गणना करके गरीबी की तीव्रता कितनी है इसको तय करता है गरीबी अंतर सूचकांक। यानी अगर हम ये कहें कि गरीबी अंतर सूचकांक जो है गरीब रेखा से आय या उपभोग में कमी की गणना करता है। गरीबी की रेखा की तुलना में आय या जो उपभोग कंज्यूम कर सकता है उसमें कितनी कमी हुई है, उसका फर्क बताता है। दो मतलब गरीबी रेखा का फिगर और उसके नीचे जो है वो जो डिफरेंस है वो गरीबी अंतर सूचकांक है। 2011 में भारत में गरीबी का अंतर, ये जो गरीबी अंतर है ये 4.3% था कि गरीबी रेखा और उसके नीचे जीने वाला बंदा 4.3% के अंतर पर जी रहा है। ऐसे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी है MPI। विश्व लेवल पर बहुआयामी मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। मुख्य तौर पर उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर को जोड़ा गया है और बहुस्तरीय है, इसलिए उसमें स्कूल शिक्षा का खर्चा, बाल मृत्यु दर, पोषण, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, आवास, बिजली, संपत्ति, इन सबको भी जोड़ा गया है। तो वैश्विक जो विश्व स्तर का बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जो था 2024 में भी जो डिक्लेयर हुआ
उसमें 112 देशों में 6.3 अरब लोगों में से 1.1 अरब लोग यानी 18.3% लोग तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहते हैं विश्व में। 1.1 अरब लोग बहुआयामी, बहुत सारी गरीबी के जो फैक्टर्स, उसमें 18.3% लोग हैं जिनकी संख्या करीबन 1.1 अरब लोग हैं। गरीबी में रहने वाले बड़ी संख्या वाले जो देश हैं वो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2024 लेटेस्ट रिपोर्ट वर्ल्ड की जो है, उसमें जो गरीबी में रहने वाले देश हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या भारत की है, 234 मिलियन यहाँ है। उसके बाद पाकिस्तान है, 93 मिलियन है। लास्ट में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है 66 मिलियन का। तो इस प्रकार हम देखें तो भारत बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 234 मिलियन की संख्या में सबसे गरीब देश में आता है। तो कुल मिलाकर इन 5 देशों में पूरे विश्व के लगभग आधे 48% गरीब लोग रहते हैं। ये आपकी 2024 की विश्व रिपोर्ट है। चलिए, एक भारत का राष्ट्रीय, जैसे विश्व का बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ऐसे ही भारत का भी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, MPI है। वो नीति आयोग ने इसको वर्ष 2021 में इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित किया था। और भारत में जो ये जो MPI है, इसके 2 इंडिकेशंस हैं, संकेत हैं। एक तो मातृ स्वास्थ्य आयाम के तहत और एक बैंक खाता जीवन स्तर के तहत। इसमें स्कूल की शिक्षा, बाल मृत्यु, किशोर मृत्यु दर, स्वच्छता, पेयजल, आवास वगैरह को, तथ्यों को, फैक्टर्स को लिया गया था। बहुत ज्यादा कारण में नहीं जाएंगे। भारत में गरीबी के कारण जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या भारत में पिछले 45 वर्षों में 2.2% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, भारत में जनसंख्या का वृद्धि दर क्या है? पिछले 45 वर्षों में प्रति वर्ष 2.2% हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि प्रति वर्ष लगभग 1.7 करोड़ लोग बढ़ जाते हैं हर वर्ष भारत में। और फिर क्या होता है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक संसाधन है, उनकी कमी होने लगती है। भूमि का असमान वितरण है यहाँ पर, किसी का बहुत ज्यादा भूमि है, किसी का कम है। कृषि और भूमि सुधार है जो उनका अभाव है। कृषि उत्पादकता कम है, खाने को कम पैदाइश हो रही है। रोजगार विहीन वृद्धि है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं। कीमत में वृद्धि हो रही है, मुद्रास्फीति हर बार बढ़ती है। सामाजिक पिछड़ापन है, श्रम की गतिशीलता, लेबर सुस्त है। ये सब भारत में गरीबी के कारण है। अब एक आता है असमानता। असमानता में हमने एक लोरेंज वक्र की चर्चा करेंगे। लोरेंज वक्र विभिन्न वर्ग, जो जनसंख्या का विभिन्न वर्ग हैं, उनमें जो अर्जित आय है उसके अनुपात को दर्शाता है। यानी एक ग्राफ अगर हम खींचें जिसमें एक एक्सिस पे तो जनसंख्या का प्रतिशत हो और दूसरी में उसका आय का प्रतिशत हो, तो इस पे जो ग्राफ बनता है उसको लॉरेंज वक्र कहते हैं। और यह जनसंख्या के विभिन्न वर्गों द्वारा अर्जित आय के अनुपात को दर्शाता है। एक वक्र और है ग्राफ, कुजनेट वक्र। कुजनेट वक्र में एक्स एक्सिस पे आप प्रति व्यक्ति आय ले लो और दूसरी साइड पे वाई एक्सिस पे असमानता ले लो। कितनी असमानता है? आय की असमानता प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। तो कुजनेट्स एक अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने प्रति व्यक्ति आय और आय समानता का संबंध बताया। तो एक उल्टा यू का वक्र बना, ग्राफ बना, जिसको कुजनेट वक्र कहते हैं। उल्टी यू होता है, ऐसा बना। इसके लिए उन्हें 1971 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस सिद्धांत पर। इस सिद्धांत पर भी हम लोग अपने आकलन करते हैं। अब बेरोजगारी की बात करूं तो बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति वर्तमान वेतन दर पर कार्य करने के लिए तो इच्छुक है, लेकिन फिर भी उसे रोजगार नहीं मिलता है। इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। यानी जो भी वर्तमान दर है उस पर तैयार तो है कि अगर आप कह रहे हैं कि मुझे
दिन का हम आपको 200 रुपये देंगे, उसके लिए तैयार तो है, लेकिन फिर भी उसे रोजगार नहीं मिलता है। इसको बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी के कई प्रकार हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी है कि उपलब्ध कर्मचारियों की क्षमताओं और बाजार में उपलब्ध रोजगार के बीच में बड़ी असंगति है, उसके कारण जो बेरोजगारी हो जाती है। संरचनात्मक जो बिल्कुल इंफ्रा के रूप में जो है, इसमें अधिकांश लोग इसलिए बेरोजगारी नहीं पाते हैं कि उचित कौशल नहीं है, शिक्षा की कमी है। एक बेरोजगारी होती है घर्षणात्मक बेरोजगारी। इससे भी बेरोजगारी का जो प्रकार है, ये उस समय को दर्शाता है जब एक व्यक्ति नए रोजगार की खोज करता है या एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाता है। ये घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। जंप कर रहा है एक रोजगार से दूसरे रोजगार, और उसमें अगर बीच में बेरोजगार हो गया तो कहते हैं कि बेरोजगार हूँ। एक होता है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी एक व्यवसाय चक्र का ही परिणाम होता है कि जिसे मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ जाती है। जब देश में मंदी चल रही है आर्थिक, तो बेरोजगारी बढ़ जाती है और आर्थिक विकास के साथ ही घटती है। ये चक्रीय बेरोजगारी है, चक्र के तरह ऊपर नीचे चलती रहती है। एक होती है मौसमी बेरोजगारी। ये कुछ निश्चित मौसम के दौरान होता है। जैसे कृषि मजदूर हैं, जब खेतों में फसल कटती है तब तो इनको रोजगार मिल गया, और जब मौसम चला गया कटाई का तो उनको बेरोजगार हो गए। ये मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। एक होती है हिडन, छुपी हुई बेरोजगारी। ये तब होती है जब कोई व्यक्ति काम करते हुए भी उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं है। काम तो कर रहा है, रोजगार कहने को है उसके बाद, लेकिन उत्पादन में उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ये छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। एक होती है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जब लोगों के पास काम करने के लिए कोई काम ही नहीं होता। बिल्कुल खुली बेरोजगारी है। ऐसे लोग जो काम करने में सक्षम और इच्छुक हैं लेकिन रोजगार नहीं है, इसको खुली बेरोजगारी कहते हैं। तो खुली बेरोजगारी को नापने के भी कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ टर्म हैं। श्रम बल भागीदारी दर LFPR है। कामगार जनसंख्या अनुपात WPR है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक बेरोजगारी दर UR, बेरोजगारी दर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषा दी जाती है। यानी बेरोजगारी दर किसको कहेंगे? श्रम बल में बेरोजगारी व्यक्ति कितने हैं उसका जो प्रतिशत है वो बेरोजगारी दर है। तो भारत में बेरोजगारी दर 3.2% है। बेरोजगारी के कारण हमने वापस वही बताया, जनसंख्या की वृद्धि है, कौशल विकास स्किल की कमी है, औद्योगिक विकास की धीमी गति है, कृषि पर हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं, टेक्नोलॉजी की प्रगति कमजोर है, आर्थिक असमानता है लोगों में, शिक्षा व्यवस्था में कमी है, और इस तरह से कुछ कारण हैं। सरकारी योजनाएं हैं रोजगार के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका उद्देश्य सब्सिडी, पेंशन, बीमा, इसका प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित कर दो बेरोजगारों को, और 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ बैंक खाते खोलने का लक्ष्य बनाया सरकार ने कि हम इसमें बेरोजगारों को पैसा देंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। BPL के जो लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे, उन परिवारों की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को LPG कनेक्शन, गैस कनेक्शन वितरित करने के लिए एक स्कीम आई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, MGNREGA, बड़ा मशहूर नाम है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। एक तरह से रोजगार की गारंटी थी। इसको 2005 में लागू किया गया था कांग्रेस सरकार के टाइम पे। उद्देश्य ये था कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रावधान ये था कि प्रत्येक परिवार का एक वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रम के लिए तैयार है, स्किल्ड लेबर जरूरी है, सड़क वड़क बनाना, अकुशल के लिए एक परिवार का एक सदस्य अगर वरिष्ठ सदस्य है, उसे वर्ष में कम से कम 100 दिन का हम पारिश्रमिक सहित पैसा सहित आपको रोजगार देंगे। ये मनरेगा की स्कीम में बहुत कई सारे काम हुए देश में, छोटे मोटे और से लेके बड़े। एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, PMKVY। ये भी 2015 से शुरू हुई। इसका भी उद्देश्य भारतीय युवाओं को
उद्योग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देना था। एक ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल 2021 में शुरू हुई योजना है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने की थी। उद्देश्य ये था कि असंगठित क्षेत्र श्रमिकों का एक पहला राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करें, जो अनस्किल्ड लेबर है हमारे यहाँ, ई श्रम पोर्टल। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी है, PMEGP। ऐसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, PMSVA निधि है। स्ट्रीट वेंडर जो हैं 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को करीब हम कार्यशील पूंजी का ऋण देवें बिना गारंटी के। जो स्ट्रीट वेंडर जो सड़क पे अपना व्यवसाय करते हैं, उनके लिए स्ट्रीट वेंडर स्कीम आई कि इनको हम बिना गारंटी के ऋण दिलाएं। एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, 2019 में शुरू हुई थी। इसका भी उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देना है। एक स्कीम और है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY, ये 18 से 50 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है और जिनके पास बैंक का या डाकघर में कोई खाता है। और इस योजना के तहत बीमा या जोखिम कवरेज, जो 2 लाख तक का कवरेज जिसमें संभव है, वो प्रोवाइड करता है। ये कवरेज तब देंगे जब किसी कारण से उस बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके लिए ये खाते खोलकर हेल्प दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें, ये सुरक्षा योजना जो है PMSBY, इसमें 18 से 70 वर्ष के लोग, उनके पास बैंक का या डाकघर का खाता हो, और इनको भी बीमा राशि दी गई है कि दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या स्थायी अपंगता हो जाए तो 2 लाख रुपए, और आंशिक अपंगता हो तो 1 लाख रुपए देंगे। ये 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। एक बड़ी मशहूर योजना है अटल पेंशन योजना। इसका उद्देश्य था जो असंगठित क्षेत्र है उसमें जो निम्न आय वाले लोग जो हैं उनको सामाजिक सुरक्षा दें। 18 से 40 वर्ष के भारतीय नागरिक जिनके पास बचत बैंक खाता है उनको ये पेंशन दी जाती है, अटल पेंशन। और इसमें लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु होने के बाद न्यूनतम 1000 से 5000 रुपए प्रति माह की गारंटी पेंशन मिलती है, जो उसके योगदान पर भी निर्भर करती है। तो ये चैप्टर के बाद हम एक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, सोशल जस्टिस की बात करेंगे और उसको किस तरह से सशक्तिकरण किया जाए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय मिले। उसमें देखिए सामाजिक न्याय किसको देंगे आप, महिलाओं को देंगे, दलितों को देंगे। अब उसमें जैसे उदाहरण बताएं कि महिला साक्षरता दर, हमारे यहाँ साक्षरता दर जो महिलाओं की है वो 70.3% है, और जबकि पुरुष साक्षरता 84.7% है। जनगणना 2011 के हिसाब से, इस आंकड़े को ध्यान रखिए, 2011 की जनगणना पुरुष साक्षरता 84% बता रही है और महिला साक्षरता बता रही है 70%। इतना गैप है दोनों की साक्षरता में। तो राजनीतिक रूप से भी अगर देखें तो संसद में महिलाओं की भागीदारी केवल 14.4% ही है। ये 2023 के फिगर हैं। तो देखा जाए तो देश की योजनाओं के लिए विधायिका में भी महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो संसद में मात्र 14.4% होने से कम है। तो मिशन शक्ति 2021 एक योजना आई, इसमें महिलाओं के बचाव, सुरक्षा और सशक्तिकरण के बहुत सारे क्षेत्र हैं, उनके लिए मजबूत उनको बनाया जाए, उसके लिए मिशन शक्ति योजना आई, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालतें, महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, इस तरह की कुछ स्कीमें लागू की गई। और महिलाओं के लिए इसी मिशन शक्ति में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आई, राष्ट्रीय क्रेच योजना, कामकाजी बच्चे माताएं हैं वो अपने बच्चों को वहाँ क्रेच में रख सकें, डे केयर सुविधा दे सकें। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र बनाए गए, कामकाजी महिला छात्रावास बनाए गए, घर से दूर कामकाज करने वाली महिलाओं के लिए हॉस्टल। उज्ज्वला योजना आई, उज्ज्वला योजना में मानव तस्करी और जो स्त्रियों की, लड़कियों की यौन शोषण होता है उससे उनको पीड़ितों को बचाना है, पुनर्वास करना है उनका।
एक यौन उत्पीड़न जो स्त्रियों का होता है उसकी रोकथाम के लिए 2013 का एक अधिनियम की चर्चा करूंगा मैं। POSH, पॉश अधिनियम कहते हैं उसको। इस अधिनियम का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा एक निर्णय था 97 का, विशाखा रेप कांड हुआ था देश में बहुत बड़ा। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 97 में एक विशाखा निर्णय दिया था। उसके बाद कार्यस्थल पर वर्किंग प्लेस है उसमें स्त्रियों का यौन उत्पीड़न जो करते हैं उसको रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न कार्यस्थलों पर कैसा रोका जाए, कैसे उसका निवारण किया जाए, कैसे उनको सुरक्षित कार्य वातावरण बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय, विशाखा निर्णय की बाद गाइडेंस के रेफरेंस में यौन उत्पीड़न की रोकथाम POSH, पॉश अधिनियम 2013 बना। मातृत्व की देखभाल योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लागू हुआ, जिसमें गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पूर्व की देखभाल देना और उसके बाद उसका प्रबंधन करना है, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करें। इसके लिए ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना आई। जननी सुरक्षा योजना आई, इसका भी उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव की सुविधाओं को बढ़ाना, नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना था। इसमें प्रसव के लिए नगद प्रोत्साहन दिया गया। जननी सुरक्षा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये महिला को और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये। एक जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आया। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में भी उद्देश्य ये था कि सीजेरियन ऑपरेशन से जो प्रसव होते हैं उनको निःशुल्क और कैशलेस प्रसव सुनिश्चित कराई जाए। उसमें प्रसव के दौरान और प्रसव के 30 दिनों तक मुफ्त दवाएं, जांच और आहार दिया जाएगा। ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम थी। लड़कियों के लिए कुछ शिक्षा योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें बाल लिंगानुपात जो है, लड़कों और लड़कियों के बीच का जो अनुपात है उसमें सुधार करना था। इस लड़कियों का स्कूल नामांकन बढ़े और शिक्षा बढ़े, उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के लिए आई, जिसमें 10 वर्ष तक की लड़कियों के लिए बैंक खाता खोला गया और उसमें न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष ब्याज दर बड़ी रेट का दिया गया, जो 21 वर्ष के बाद लड़की की शादी होने पर उसमें इतना पैसा मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना। महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी योजनाएं भी आई। एक किरण योजना आई, एक विज्ञान ज्योति योजना आई, एक गति योजना आई। इसी तरह से अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उसके लिए महिला ही हाट यानी बाजार लगाना, उद्यम शक्ति पोर्टल है। लखपति दीदी एक योजना है। लखपति दीदी योजना में 3 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। और एक ड्रोन दीदी नाम आया। ड्रोन दीदी के तहत कृषि कार्यों के लिए लगभग 15,000 महिला इनको ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। एक राष्ट्रीय क्रेच योजना पालना, बच्चे छोटे हैं, 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, ऐसी माताओं के लिए भोजन और स्वास्थ्य की देखभाल करवाना, उसके लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना पालना योजनाएं। इसी तरह से बच्चों के लिए भी कुछ योजनाएं, उसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और उनका कुपोषण नहीं हो, इसके लिए कुछ योजनाएं हैं। सरकारी नीतियां कुछ हुई। एक मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं में टीकाकरण जो होता है उसका बढ़ाना था। 2 वर्ष से कम के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाए जाएं, इसकी सुविधा के लिए मिशन इंद्रधनुष आया। एक एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए स्कीम थी। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP भारत की पहली शिक्षा नीति थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। यानी 1986 की शिक्षा नीति के बाद ये 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। इसमें विशेषता ये है कि कुछ स्कूल शिक्षा में सुधार है, उच्च शिक्षा के लिए कुछ प्रावधान है, तकनीकी शिक्षा के लिए कुछ प्रावधान है। ये एक लंबी चौड़ी शिक्षा नीति है। पेंशन पोर्टल है, बाल श्रम का निषेध हो इसके लिए। खोया पाया पोर्टल है, जिसमें गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए
ऑपरेशन स्माइल है, जिसमें गुमशुदा और तस्करी के बच्चे जो हैं उनका पुनर्वास करना है। इसी तरह से अनुसूचित जाति एससी, शेड्यूल कास्ट के उत्थान के लिए योजना है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है। स्टैंड अप इंडिया योजना है एससी के लोगों के लिए। पीएम दक्ष योजना है, लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना है। एक एससी और एसटी के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 आया। एससी एसटी पे किसी टाइप का अत्याचार हो उसके लिए 89 का ये एक्ट बड़ा मशहूर है। इसको 89 में लागू किया था और फिर 2015 में कुछ इसको संशोधन किया। इसमें अत्याचार की परिभाषा दी, एससी एसटी पे अत्याचार में क्या क्या चीज कवर होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट, फटाफट इसमें न्याय हो। कठोर दंड का प्रावधान, जमानत का प्रावधान है कि जमानत नहीं दिया जाए अगर एससी एसटी पे कोई अत्याचार होता है। इसी तरह से अनुसूचित जनजातियों के लिए जनगणना जो 2011 हुई थी उसमें अनुसूचित जनजाति जो वर्ग है उसकी जनसंख्या भारत में करीब 10.4 करोड़ है और ये अनुसूचित जनजातियां भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। कुछ ये फिगर ध्यान रखिए, भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% एसटी है और करीब 10.4 करोड़ ये लोग हैं। इनके लिए भी कुछ योजना है। पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है। पीएम वन बंधु कल्याण योजना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है। आदर्श ग्राम योजना में उन गांवों का चयन किया गया है जिनमें कम से कम 50% जनजाति जनसंख्या है और 500 अनुसूचित जनजातियां हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है। वन धन योजना है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में जो दूर सुदूर अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं उनको थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में वो विकसित हों, इसके लिए एकलव्य मॉडल आवासीय योजना विद्यालय बनाए गए। एक योजना की ओर चर्चा करेंगे 2018 की है, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत शुरू की गई है और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अच्छी हो उसके लिए आयुष्मान भारत योजना में स्वास्थ्य कल्याण केंद्र बनाए गए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना दुनिया की लागू की गई, पीएम जय, और जिसे पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया। एक चीज की और चर्चा करेंगे, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में ये प्रारंभ किया गया था। ये जो मिशन था ये अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों की मदद के लिए सभी भारतीय नागरिकों को विशिष्ट स्पेसिफिक डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को आईडी दी गई इनको कि सारे भारतीय नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी आईडी दी जाए, अस्पतालों को, बीमा फर्मों को और नागरिकों की मदद के लिए। ये एक बहुत बड़ी 2021 की योजना है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। यहाँ आकर मोटे मोटे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पर हम समापन करते हैं। बहुत इकोनॉमिक्स लंबा सब्जेक्ट है, बहुत डिटेल में हम नहीं गए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आरएस प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए ये फिनिशिंग टच के लेक्चर्स हैं। ये रिवीजन से भी एक कदम आगे की है। रिवीजन के बाद भी हम बहुत सेलेक्टेड पॉइंट को लिए, हालांकि सारे सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी विस्तार हो रहा है, तो उसका ये पोर्शन भारत की अर्थव्यवस्था थी। यहाँ ये आज समाप्त होती है। उसके बाद हम अगले लेक्चर्स में राजस्थान की अर्थव्यवस्था लेंगे, पर्टिकुलर राजस्थान में इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है। आज हम विश्राम लेते हैं। परीक्षा के लिए आपके प्रति शुभकामनाएं हैं कि आप सफल हों और उम्मीद करता हूं कि ये जो व्याख्यान माला है, जो लेक्चर्स की सीरीज है, शायद आपके काम का आए। निसंकोच टिप्पणी कीजिएगा। धन्यवाद।